हेलो। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक है, यूरिनल फिजियोलॉजी यूनिट का चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे। यह है यूरिन फॉर्मेशन बाय द किडनीज, रेनल ब्लड फ्लो, जीएफ एंड देयर कंट्रोल। ठीक है, जीएफ मानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो कुछ ग्लॉसरी की बात कर लेते हैं। तय है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस चैप्टर का जो भी नोट्स है और डायग्राम आपको पीडीएफ आपको गूगल ड्राइव पे अपलोड करके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तय करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो ग्लॉसरी में आता है कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम लोग ऑन्कोटिक प्रेशर भी बोलते हैं। ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्रोटीन्स इन द ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में जो प्रोटीन होते हैं वो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको हम लोग कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं या फिर ऑन्कोटिक प्रेशर बोलते हैं। आप जानते हो कि वाटर जो है वो लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ मूव करता है। तय है। तो वाटर जो है ट्राई करता है कि प्लाज्मा के अंदर फ्लो करे। ठीक है, अब आता है कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट। ये वो फैक्टर है जो रिप्रेजेंट करता है परमिएबिलिटी ऑफ द कैपिलरी वॉल। जितना ज़्यादा कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट होगा उतना ज़्यादा परमिएबल होगा कैपिलरी वॉल और उसका एरिया उतना ज़्यादा होगा। प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करें तो ये लिपिड डिराइव्ड होते हैं। ठीक है, इसका प्रिकर्सर 20 कार्बन का एसिड होता है जिसको कि एराकिडोनिक एसिड भी बोलते हैं। इसमें 4 डबल बॉन्ड होते हैं या रिलेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होता है इसका ऑटोक्राइन और या फिर पैराक्राइन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है। सवाल है कि ऑटोक्राइन क्या है, पैराक्राइन क्या है। तो ऑटोक्राइन का मतलब कि सेल का प्रोडक्ट जो है वो अपने आप को सेल टारगेट इटसेल्फ, और पैराक्राइन मतलब सेल टारगेट नियर बाई सेल। ठीक है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, रेगुलेट द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल टिश्यू। ठीक है, चौथा आता है ब्रैडिकाइनिन। तो ब्रैडिकाइनिन क्या है, ब्रैडिकाइनिन आपका एसीई एंजाइम इनहिबिटर होता है और ये पेप्टाइड है जो कि प्लाज्मा प्रिकर्सर से डिराइव्ड होता है और ये वेसोडाइलेशन करता है और ये इससे इन्फ्लामेशन बढ़ता है। ठीक है, अब यूरिन के फॉर्मेशन में 3 स्टेप होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, और ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, अब रेट एट विच सब्सटेंस आर एक्सक्रीटेड ऑन यूरिन आर आउटकम ऑफ द 3 मेंशन्ड प्रोसेस। तय है, यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट यानी कितना फिल्ट्रेशन हुआ, कितना प्लस कितना सिक्रीशन हुआ माइनस कितना रीएब्जॉर्प्शन हुआ। तय है। अब आता है यूरिन फॉर्मेशन बिगिंस when large amount of fluid that is free of protein is filtered from glomerular capillary into Bowman's capsule. So urine formation begin when large amount of fluid that is free of protein is filtered from glomerular capillaries into the Bowman's capsule. तो फ्लूइड क्या, प्लाज्मा माइनस प्रोटीन एंटर करता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी से बोमेंस कैप्सूल में। ज्यादातर सब्सटेंस प्लाज्मा में एक्सेप्ट फॉर प्रोटीन्स आर फ्रीली फिल्टर्ड, सो कंसंट्रेशन इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन बोमेन कैप्सूल इज ऑलमोस्ट सेम एज इन प्लाज्मा। तय है। तो फिल्टर्ड फ्लूइड बोमेन कैप्सूल को फिर छोड़ता है और पास करता है ट्यूब्यूल से। ठीक है, ट्यूब्यूल से पास करता है और फिल्टर्ड, उसके बाद फिर मॉडरेटेड बाय रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड स्पेसिफिक सॉल्यूट बैक इनटू द ब्लड एंड बाय सिक्रीशन ऑफ अदर सब्सटेंस फ्रॉम पेरीट्यूबुलर कैपिलरी इनटू ट्यूब्यूल्स। तय है। अब तो क्या होता है कि अगर हम आपको बताएं कि फिगर 77.2 कुछ 4 चीज दिखा रहा है, जो जैसे देखो ये 77.2 क्या है कि पहले केस में सब्सटेंस जो है सिर्फ फिल्टर हुआ, ना रीएब्जॉर्प्शन हुआ ना सिक्रीशन हुआ। दूसरे में फिल्ट्रेशन हुआ और पार्शियली रीएब्जॉर्प्शन हो गया ब्लड में। ठीक है, सी में फिल्ट्रेशन हुआ और कंप्लीट रीएब्जॉर्प्शन हो गया तो आउटपुट यहाँ यूरिन में 0 रहा। चौथे में फिल्ट्रेशन हुआ प्लस सिक्रीशन हुआ। अब इसके एग्जांपल फिल्ट्रेशन और ABCD के एग्जांपल्स होते हैं कुछ, वो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो आप। ठीक है, तो ये रेनल हैंडलिंग ऑफ 4 हाइपोथेटिकल सब्सटेंस है
इसमें से ए ओनली फिल्ट्रेशन, ना रीअब्जॉर्प्शन, तो यहाँ पे एक्सक्रीशन रेट फिल्ट्रेशन रेट के इक्वल हो गया। इसका एग्जांपल क्रेटिनिन होता है। बी का एग्जांपल फिल्टर्ड प्लस पार्शियली रीअब्सॉर्ब, इसमें टिपिकल इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम क्लोराइड आयन ये सब होता है। इसका एक्सक्रीशन रेट की बात करें तो फिल्ट्रेशन माइनस रीअब्सॉर्प्शन। सी में फिल्ट्रेशन प्लस कंप्लीट रीअब्सॉर्प्शन, इसका ग्लूकोज और एमिनो एसिड एग्जांपल हो गया, एक्सक्रीशन रेट 0 हो गया। चौथा फिल्ट्रेशन प्लस सिक्रीशन, इसका एक्सक्रीशन रेट फिल्ट्रेशन रेट प्लस सिक्रीशन रेट होगा, एग्जांपल ऑर्गेनिक एसिड एंड बेसिस। इसको परमिट करता है ये फिल्ट्रेशन प्लस सिक्रीशन के कारण ये रैपिडली क्लियर होता है ब्लड से इन एक्सचेंज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन। ठीक है। फॉर अब आता है कि फॉर ईच सब्सटेंस इन प्लाज्मा, for each substance in plasma a particular combination of filtration, reabsorption and secretion occur. Rate of excretion depend upon the relative rate of three basic renal processes. अब एक सवाल उठता है लोगों के मन में कि भाई why a large amount of solute filtered and then reabsorbed by kidneys? अब पहले इतना सारा सोल्यूट को फिल्टर किया फिर रीअब्सॉर्ब क्यों करना? तो पहली बात का जितना ज्यादा जीएफआर होगा, हाई जीएफआर का एडवांटेज होता है कि किडनी रैपिडली रिमूव कर सकता है वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ बॉडी को, दैट डिपेंड मेनली ऑन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फॉर देयर एक्सक्रीशन। ठीक है। मोस्ट वेस्ट प्रोडक्ट आर पुअरली रीअब्सॉर्ब बाय ट्यूब्यूल्स एंड देयरफॉर डिपेंड अपॉन द हाई जीएफआर फॉर इफेक्टिव रिमूवल। तय है। दूसरा बात हुआ कि प्लाज्मा अमाउंट बॉडी में 55% है। अब 5.5 लीटर का 55% करोगे तो आएगा 3 लीटर, और जीएफआर हमारा होता है 180 लीटर पर डे। ठीक है। 125 ml पर मिनट इक्वल्स टू 180 लीटर पर डे। तो इंटायर प्लाज्मा जो है वो कम से कम कितने 60 टाइम्स फिल्टर हुआ दिन में। तो हाई जीएफआर अलाउज ऑल द बॉडी फ्लूइड टू बी फिल्टर्ड एंड प्रोसेस्ड बाय किडनी मेनी टाइम्स अ डे। अब इतना ज्यादा जीएफआर होगा तो इससे किडनी प्रिसाइजली और रैपिडली कंट्रोल कर सकता है वॉल्यूम एंड कॉम्पोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है। अब आता है रेनल ब्लड फ्लो। ठीक है। किडनी के ब्लड फ्लो की बात होगी। रेनल ब्लड फ्लो टू द किडनीज, दोनों किडनी का कंबाइंड ब्लड फ्लो जो होता है वो 22% ऑफ द कार्डियक आउटपुट या फिर 1100 ml पर मिनट होता है। ठीक है। रेनल आर्टरी हाइलम के थ्रू एंटर किया, वो ब्रांच हुआ इंटरलोबर आर्टरी में, और फिर वो ब्रांच किया आर्कुएट आर्टरीज में, और फिर वो ब्रांच किया इंटरलोब्यूलर आर्टरी या फिर रेडियल आर्टरीज में। इंटरलोब्यूलर आर्टरी बनाया एफेरेंट आर्टेरियोल, एफेरेंट आर्टेरियोल बनाया ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो होता है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर प्लाज्मा माइनस प्रोटीन एंटर किया, वो बनाया यूरिन, जैसे जैसे वो रेनल ट्यूब्यूल्स में आगे बढ़ा। डिस्टल एंड ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज फॉर्म द इफेरेंट आर्टेरियोल, जिससे कि सेकंड कैपिलरी नेटवर्क बन जाता है, जिसको कि हम लोग पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं। ये सारी बातें हमने पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। अगर आपने पिछले चैप्टर का वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप जाके देख लो पहले। ठीक है। अब रेनल सर्कुलेशन यूनिक होता है। ठीक है। इसमें क्योंकि दो कैपिलरी बेड होते हैं जो कि सीरीज में अरेंज्ड होते हैं और सेपरेटेड होते हैं इफेरेंट आर्टेरियोल से। यहाँ पे एफेरेंट आर्टेरियोल है, यहाँ पे आपका ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, और फिर वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बना रही है आपका पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। तो दो कैपिलरी बेड हो गया, ग्लोमेरुलर और एक होता है पेरिट्यूबुलर। ग्लोमेरुलर और पेरिट्यूबुलर सेपरेटेड होता है इफेरेंट आर्टेरियोल से। तय है। अब आता है सवाल, एक सवाल आता है कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में फर्क क्या है? तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के पास हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, इसको कि हम लोग ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं, जिसका वैल्यू 60 mm ऑफ Hg के आसपास होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, मतलब जानना चाहोगे आप? तो ये पुशिंग फोर्स होता है, जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर पुलिंग फोर्स होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जितना ज्यादा होगा वाटर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उसकी उतनी ज्यादा होगी। इसीलिए आप जानते हो कि सॉल्वेंट जो होता है वो लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ जाता है, और जहां पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात है तो यहाँ पे सॉल्वेंट को ये हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तक भेजता है। हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण ग्लोमेरुलस में रैपिड फ्लूइड फिल्ट्रेशन होता है, वेयर इज अ मच लोअर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नियरली अबाउट 13 mm ऑफ Hg मेंटेन्ड होता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, जिससे कि रैपिड फ्लूइड रीअब्सॉर्प्शन होता है। आप ठीक है। तो मतलब आपका ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का 60 mm ऑफ Hg और पेरिट्यूबुलर में 13 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पे आपका ये पुशिंग करता है और ये रीअब्सॉर्ब करता है। ये फिल्ट्रेशन को, रैपिड फ्लूइड फिल्ट्रेशन को प्रमोट करता है, ये रीअब्सॉर्प्शन को प्रमोट करता है। अब आप
एफेरेंट और इफेरेंट आर्टेरियल के रेसिस्टेंस को एडजस्ट करके किडनी कैन रेगुलेट द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन बोथ ग्लोमेरुलर एंड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, thus changing the GFR, tubular reabsorption, और both in response to the body homeostatic demands. ठीक है, अब इफेरेंट और एफेरेंट आर्टेरियल रेसिस्टेंस को एडजस्ट करके किडनी रेगुलेट कर सकता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन बोथ द ग्लोमेरुलर एंड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, thus changing the GFR, tubular reabsorption, और both in response to body homeostatic demand. तय है। अब पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का क्या होता है? तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो होता है वो वेनस सिस्टम में एम्प्टी करता है ब्लड वेसल ऑफ वेनस सिस्टम, जिससे इंटरलोब्यूलर वेन बना, जिसको कि रेडियल वेन भी बोल सकते हैं, फिर बना आर्कुएट वेन, फिर बना इंटरलोबर, फिर बना रेनल वेन, जो कि हाइलम के थ्रू लीव करता है अलॉन्ग विद रेनल आर्टरी एंड यूरेटर। ठीक है, एक टिपिकल 70 kg के मैन का कंबाइंड ब्लड फ्लो थ्रू बोथ किडनीज 1100 ml पर मिनट और अबाउट 22% ऑफ कार्डियक आउटपुट। अब एक किडनी मैंने कहा था कि 150 ग्राम का होता है, तो 2 किडनी 300 ग्राम का हुआ, और तो 300 ग्राम डिवाइडेड बाई 70 kg इंटू 100 यानी 0.4% ऑफ द टोटल बॉडी वेट किडनी होता है, तब भी उसको 22% कार्डियक आउटपुट जाता है। तो इससे हम लोग ये इन्फेयर कर सकते हैं कि ये किडनी जो है इतना कम परसेंटेज बॉडी मास का बनाता है, तब भी इसको एक्सट्रीमली हाई ब्लड फ्लो मिलता है, एक्सट्रीमली हाई ब्लड फ्लो मिलता है कंपेयर टू अदर ऑर्गन्स। ब्लड फ्लो सप्लाईज किडनीज विद न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव वेस्ट। तय है, ब्लड फ्लो जो होता है किडनी को न्यूट्रिएंट सप्लाई करके रिमूव करता है वेस्ट। उसके बाद लेकिन सप्लाई जो होता है वो नीड से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ब्लड का जो सप्लाई होता है वो नीड से बहुत ज्यादा है। तो पर्पस इससे क्या है कि एनफ प्लाज्मा किडनी को सप्लाई हो हाई रेट ऑफ जीएफआर के लिए फॉर प्रिसाइज रेगुलेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड द सॉल्यूट कंसेंट्रेशन। इतना सप्लाई इसलिए किया जाता है ताकि प्लाज्मा एनफ अमाउंट में जाए, ताकि वो 60 टाइम्स रैपिडली फिल्टर हो हाई रेट ऑफ जीएफआर के लिए एंड प्रिसाइज रेगुलेशन हो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम का और सॉल्यूट कंसेंट्रेशन का। तय है। उसके बाद आता है mechanism that regulate the renal blood flow are linked to control of GFR and excretory function of kidney। अब जो मैकेनिज्म रेनल ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है वो लिंक्ड होता है जीएफआर के रेगुलेशन से एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ द किडनीज। उसके बाद आता है रेनल ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन कंजम्पशन। किडनी जो होता है वो ट्वाइस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम करता है इन कंपैरिजन टू ब्रेन कंसिडरिंग द पर ग्राम वेट बेसिस। ठीक है, और 7 टाइम्स ब्लड फ्लो होता है ब्रेन से, मतलब किडनी 2 गुना ऑक्सीजन कंज्यूम करता है ब्रेन से और 7 टाइम्स मोर ब्लड फ्लो इन किडनीज देन ब्रेन। सो ऑक्सीजन डिलीवर्ड फॉर टू किडनीज एक्सीड्स इट्स नीड। मतलब जो इतना ऑक्सीजन डिलीवर हुआ किडनी को उसके नीड से बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए आर्टेरियल वेनस एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज लो कंपेयर टू मोस्ट अदर टिश्यूज इन द बॉडी। आर्टेरियल वेनस एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ, मतलब कि ये डिफरेंट ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट इन आर्टेरियल ब्लड एंड वेनस ब्लड इंडिकेटिंग हाउ मच ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम ब्लड इन कैपिलरीज। ठीक है, large fraction of oxygen consumed by the kidney is related to the high rate of active sodium reabsorption by renal tubules। PCT में high rate of active reabsorption, active sodium reabsorption होता है, तो इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर आप RBF रेनल ब्लड फ्लो और GFR को रिड्यूस कर देंगे तो सोडियम कम फिल्टर होगा, सो लेस ऑक्सीजन इज कंज्यूम। जितना कम ऑक्सीजन सोडियम फिल्टर होगा उतना ही कम सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा और उतना ही कम ऑक्सीजन कंज्यूम होगा। ठीक तय है। आप इसके लिए फिगर 77.3 देखो, जैसे कि तय है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन कंजम्पशन है और ये है सोडियम रीअब्सॉर्प्शन। अब जैसे कि मैंने ये कुछ हुआ बेसल ऑक्सीजन कंजम्पशन तय है, जैसे कि मैंने सोडियम रीअब्सॉर्प्शन को अगर 0 कर दिया तब भी मेरा 0.5 मिलीलीटर पर मिनट पर 100 ग्राम ऑफ किडनी वेट ये इतना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है। इतना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है तो इसको हम लोग बेसल ऑक्सीजन कंजम्पशन बोलते हैं। मतलब ये मिनिमम इतना ऑक्सीजन किडनी को चाहिए अपने सारे सेल को फंक्शन करने के लिए, उसके सारे सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए। बाकी जो एक्स्ट्रा है ये सारे सोडियम रीअब्सॉर्प्शन के कारण। जैसे जैसे सोडियम रीअब्सॉर्प्शन बढ़ रहा है मिली इक्विवेलेंट पर मिनट पर 100 ग्राम ऑफ किडनी वेट, उसी तरह उतनी तेजी से ऑक्सीजन कंजम्पशन भी बढ़ते जा रहा है, लीनियरली ये बढ़ रहा है। और ये वाला एक्सपेरिमेंट डॉग के किडनीज में देखा गया था। ठीक है, तय है। अगर आप इसी बात को हम इसको आपको बताऊं तो मैं बताऊं तो आप देखो कि यहाँ पे
large fraction of oxygen consumed by kidneys. Large fraction of oxygen consumed by kidneys. Large fraction of oxygen consumed by kidneys related to high rate of sodium, active sodium reabsorption by renal tubules. अगर आप reduce कर दोगे तो less sodium तो less oxygen consume होगा, तय है। और यहाँ पे देखो आपकी रेनल ऑक्सीजन कंजम्पशन वैरीज इन प्रोपोर्शन टू रेनल ट्यूबुलर सोडियम रीअब्सॉर्प्शन विच इज रिलेटेड टू जीएफआर एंड हेंस द रेट ऑफ सोडियम फिल्टर्ड। अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कंप्लीटली स्टॉप तो रेनल सोडियम रीअब्सॉर्प्शन स्टॉप, सो ऑक्सीजन कंजम्पशन डिक्रीज टू 1/4 ऑफ द नॉर्मल। अब 1/4 ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिक नीड ऑफ रेनल सेल्स। ठीक है, मैंने वही कहा कि अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का पूरी तरह से रुक जाए तो सोडियम रीअब्सॉर्प्शन भी रुक जाएगा, तो ऑक्सीजन कंजम्पशन डिक्रीज करेगा। कितना से डिक्रीज करेगा? नॉर्मल का 1/4 हो जाएगा। 1/4 का यूज जो होता है वो बेसल ऑक्सीजन कंजम्पशन के लिए होता है, वो बेसल ऑक्सीजन कंजम्पशन के लिए होता है। तो यह है, ये डॉग किडनी में एक्सपेरिमेंट हुआ था। अब आता है डिटर्मिनेंट ऑफ रेनल ब्लड फ्लो। रेनल ब्लड फ्लो किससे डिटरमाइन होता है? तो एक आप फिजिक्स में जैसे पढ़ते हो कि करंट इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेनल ब्लड फ्लो को आप करंट मान लो, प्रेशर ग्रेडियंट आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और आपका रेनल वैस्कुलर रेसिस्टेंस हो गया आपका रेसिस्टेंस। तो वही रेनल ब्लड फ्लो डिटरमाइन होता है प्रेशर ग्रेडियंट अक्रॉस रेनल वैस्कुलेचर, difference between the hydrostatic pressure of renal artery and vein divided by total renal vascular resistance। ठीक है, तो renal blood flow equals to renal artery pressure minus renal vein pressure divided by total renal vascular resistance। renal artery pressure को हम लोग systemic arterial pressure भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नियरली 100 mm of Hg होता है और renal vein pressure एवरेज 3 to 4 mm of Hg होता है अंडर मोस्ट कंडीशंस। और टोटल रेनल वैस्कुलर रेसिस्टेंस हो गया सम ऑफ रेसिस्टेंस इन इंडिविजुअल वैस्कुलेचर सेगमेंट इंक्लूडिंग आर्टरी, आर्टेरियल, कैपिलरीज एंड वेन। सारे का रेसिस्टेंस जोड़ दोगे, सबको सीरीज में अरेंज करके आप सबका रेसिस्टेंस जोड़ दो तो आपका टोटल रेनल वैस्कुलर रेसिस्टेंस निकल जाएगा। रेनल आर्टेरियल प्रेशर सिस्टमिक आर्टेरियल प्रेशर जितना होता है वो नियरली 100 होता है। रेनल वेन प्रेशर 3 to 4 mm ऑफ Hg होता है। आप अगर ये वाला फिगर देखो तो मैं समझाया मैंने इसमें आपको कि जैसे ये रेनल आर्टरी है, ठीक है, यहाँ पे इसके स्टार्टिंग में प्रेशर है 100 mm ऑफ Hg, यहाँ पे भी 100 mm ऑफ Hg है, मतलब इसका रेसिस्टेंस, यहाँ पे प्रेशर का कोई लॉस हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ वैस्कुलर रेसिस्टेंस 0 क्योंकि यहाँ प्रेशर चेंज नहीं हुआ। ये डिवाइड किया इंटरलोबर आर्टरी में। इंटरलोबर आर्टरी के स्टार्टिंग में प्रेशर था 100 mm ऑफ Hg, फिर हुआ 85 mm ऑफ Hg, 85 हुआ तो यहाँ पे आपका कितना आपका प्रेशर चेंज हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस भी होगा। ठीक है, तो यहाँ का रेसिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे? आपका शुरू में प्रेशर था 100 mm ऑफ Hg और लास्ट में आपका प्रेशर हो गया 4 mm ऑफ Hg, तो टोटल चेंज हुआ 96 mm ऑफ Hg का। अब देख लो कि इसके अक्रॉस कितना हुआ चेंज। इसके अक्रॉस चेंज हो जाएगा आपका 100 माइनस 85 यानी 15 डिवाइडेड बाई 96 इंटू 100, तो नियरली आपका 16% आएगा। परसेंटेज ऑफ रेसिस्टेंस कंट्रीब्यूटेड इज 16%। उसके बाद इंटरलोबर आपका डिवाइड हुआ, इंटरलोबर और आर्कुएट इंटरलोबियल डिवाइड हुआ एफेरेंट आर्टेरियोल में। एफेरेंट आर्टेरियोल को शुरुआत में 85 था, बाद में 60 रहा। इसका रेसिस्टेंस भी उसी तरीके से निकालोगे तो आएगा 26%। उसके बाद वो डिवाइड हुआ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में, यहाँ पे 60, यहाँ 59, तो ग्लोमेरुलर आपका यहाँ पे परसेंटेज हो गया 1। फिर इफेरेंट आर्टेरियोल रहा 59 और 18, यहाँ पे बहुत डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 43% वैस्कुलर रेसिस्टेंस है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में 18 mm ऑफ Hg और यहाँ पे 8, डिफरेंस नियरली 10 का है तो 10% यहाँ पे रेसिस्टेंस है। इंटरलोबर इंटरलोब्यूलर आर्कुएट वेन के साइड का हो गया ये, यहाँ पे 8-4 यानी 4% रेसिस्टेंस है। रेनल वेन का भी 0% हो गया। तो इससे हम लोग क्या इन्फेयर करते हैं? इससे ये इन्फ्लुएंस मिला हमें कि जितना मोस्ट ऑफ द रेनल वैस्कुलर रेसिस्टेंस लाई इन 3 मेजर सेगमेंट, 3 मेजर सेगमेंट में लाई करता है। 3 मेजर सेगमेंट में लाई करता है एफेरेंट आर्टेरियोल, इफेरेंट आर्टेरियोल और इंटरलोबर आर्कुएट और इंटरलोब्यूलर में। आप कैसे देख सकते हो? एफेरेंट आर्टेरियोल में आपका 26% कंट्रीब्यूट किया, इफेरेंट आर्टेरियोल 43% कंट्रीब्यूट किया और इंटरलोबर वाला आपका 4 प्लस यहाँ पे आपका 20% कंट्रीब्यूट किया। तो है अब कितना रेसिस्टेंस होगा ये कंट्रोल होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और बहुत सारे हार्मोन्स और लोकल इंटरनल रेनल कंट्रोल मैकेनिज्म। अब
कौन सा वेसल, इंडिविजुअल वेसल कितना रेसिस्टेंस देगा, ये कंट्रोल होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हार्मोन्स के द्वारा और लोकल इंटरनल रेनल कंट्रोल मैकेनिज्म के द्वारा। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम रेनल ब्लड फ्लो होगा एंड वाइस वर्सा, प्रोवाइडेड रेनल आर्टरी एंड रेनल वेन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। किडनी में इफेक्टिव मैकेनिज्म होता है आरबीएफ और जीएफआर मेंटेन करने के लिए, कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए फॉर आर्टेरियल प्रेशर रेंज ऑफ 80 एंड 80 to 170 mm ऑफ एचजी। इसी को ऑटो रेगुलेशन बोलते हैं। मतलब आपका अगर आर्टेरियल प्रेशर 100 से बढ़ के 170 हो जाए या फिर 100 से घट के 80 हो जाए तो किडनी अपना संभाल लेगा, लेकिन उससे ऊपर या नीचे संभाल नहीं पाएगा। इसी को ऑटो रेगुलेशन बोलते हैं। द कैपेसिटी टू रेगुलेट अकर थ्रू मैकेनिज्म जो कि कंप्लीटली इंट्रिंसिक होता है किडनी को। ब्लड फ्लो इन वासा रेक्टा ऑफ रेनल मेडुला इज ओनली 1 to 2% ऑफ टोटल। जो भी ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो किडनी में होता है, वासा रेक्टा ही डिप करता है रेनल मेडुला में, ठीक है। ये कैपिलरी नेटवर्क का पेरिट्यूबुलर मॉडिफाइड पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क का वासा रेक्टा डिप करता है रेनल मेडुला में। इसमें सिर्फ 1 to 2% ऑफ टोटल रेनल ब्लड फ्लो रहता है, बाकी सारा कॉर्टेक्स में रहता है। वासा रेक्टा स्पेशलाइज्ड पोर्शन होता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का दैट डिप इन मेडुला एंड रन पैरेलल टू लिम्ब ऑफ हेनले एंड रिटर्न बैक टू कॉर्टेक्स बिफोर रिटर्निंग टू वेनस सिस्टम। ये आपको पता है। ऑटो रेगुलेशन ऑफ जीएफआर एंड रेनल ब्लड फ्लो। अब आता है ऑटो रेगुलेशन ऑफ जीएफआर एंड रेनल ब्लड फ्लो। तो फीडबैक मैकेनिज्म ये इंट्रिंसिक होता है किडनी का अंदर का बात है, जो कि आरबीएफ और जीएफआर को रिलेटिवली कांस्टेंट करता है डिस्पाइट द चेंज इन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। मैकेनिकल वर्क इन ब्लड परफ्यूज किडनी रिमूव फ्रॉम बॉडी इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फ्लुएंस। इसी को हम लोग ऑटो रेगुलेशन बोलते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि फीडबैक मैकेनिज्म इंट्रिंसिक होता है किडनी का, कि वो कैसे आरबीएफ और जीएफआर को कांस्टेंट रखता है डिस्पाइट द चेंज इन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। इसी को ऑटो रेगुलेशन बोलते हैं। अगर आपको ब्लड परफ्यूज किडनी आपके बॉडी से रिमूव कर दिया जाए इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फ्लुएंस, किडनी अपना तब भी ऑटो रेगुलेशन का फंक्शन नहीं छोड़ता है। मोस्ट अदर टिश्यूज अदर देन किडनी ब्लड फ्लो ऑटो रेगुलेशन इज मेंटेनिंग